क्या हाल है साथियों। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 6 फरवरी का करंट अफेयर। हिंदी इंग्लिश दोनों एग्जाम्स के लिए है और सभी महत्वपूर्ण एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपका आज का करंट अफेयर। इसमें आज के जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, जल जीवन मिशन, इससे रिलेटेड क्या चीज़ें अभी बजट में आई हैं। एक जिला एक प्रोडक्ट स्कीम क्या है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्राई रेगुलेशन, क्या इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ आई है। कर्नाटका के मंडवा जिले में लिथियम के निक्षेप मिले हैं, यानी कि डिपॉजिट्स। ओबीसी वर्ग का उपवर्गीकरण से संबंधित क्या न्यूज़ है ये भी देखेंगे। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए एक जनरल रिमाइंडर है कि ईपीएफओ 2020 और यूपीएससी 2021 का नए पेडगो हमारे चालू हो चुके हैं। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं 8564880530 9690 पे कॉल करके। ये कंप्लीट पेड ग्रुप है, इसमें आपको टेस्ट सीरीज, आपको स्टडी मटेरियल टोटल और डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप मिलेगा जहाँ पे आप लोग को कंप्लीट पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा। ठीक, और आज का जो है मेन जो हमारा डे है, इम्पॉर्टेंट डे, वो क्या है कि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जो है उससे जीरो टॉलरेंस करना है। ठीक, 6 फरवरी को ये आता है। अपना जीएस पेपर 2 से संबंधित जो आज का हमारा न्यूज़ है वो है जल जीवन मिशन शहरी से रिलेटेड। ठीक, अर्बन से रिलेटेड। रूरल वाला अलग भी है, ये वाला अर्बन वाला अलग है। ये वाला जो है फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बजट स्पीड में इसका उल्लेख किया था, जल जीवन मिशन अर्बन मिशन। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि आपका यूनिवर्सल कवरेज करना है वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्ड्स थ्रू फंक्शनल टैप्स। जो भी मतलब टोटी से पानी आपका आ जाए, टैप से पानी आपका मिल जाए, जितने भी हाउस होल्ड है इन ऑल द 4378 स्टैट्यूटरी टाउन्स इन अकॉर्डेंस विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6। एसडीजी गोल 6 को पूरा करने के लिए पूरा कवरेज सारे हाउस होल्ड में हमें देना है। और 4 3 7 8 स्टैट्यूटरी जो टाउन्स हैं उसमें सब में हो जाना चाहिए। वाटर की सप्लाई टैप में पूरा सारा वाटर आना चाहिए, ये वाली चीज़ है। ठीक, इसमें कुछ गैप है भी आपका 2.68 करोड़ का, उसको पूरा करना है JJMU के अंतर्गत। ये आपका जो ये अटल वाली जो ये है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन जो है उसके रिलेटेड है। ये 500 अमृत सिटीज़ में करना है। ठीक है, कवरेज जो है किन किन में, 500 में। इसमें सीवेज और सेप्टेज मैनेजमेंट भी पूरा पूरा होगा। ठीक, इसमें यही है कि आपका देखो अब पानी हर जगह देना है तो अब पानी लाना भी तो पड़ेगा ना, ये चीज़ है मेन। तो उसमें वाटर बॉडी जो भी है, ग्राउंड वाटर है, जैसे आपका यहाँ पे अगर घर है तो इस यहाँ ग्राउंड वाटर में जो भी पानी वानी है, एक्विफर है, उसमें फ्रेश वाटर सप्लाई लगातार बना रहे, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहे। अर्बन मतलब एक्विफायर, एक्विफर जो मैनेजमेंट प्लान है वो भी इसको अच्छे से करना है। ठीक, इसमें अर्बन वाला जो है इसमें ये सर्कुलर इकोनॉमी को ऑफ वाटर को करेगा, मतलब कि आपका पानी गया फिर यूज़ हुआ फिर ये वापस गया फिर, मतलब इस तरीके से जो है आपका लगातार चलते रहना है सर्कुलेशन में। ठीक, ये नहीं है कि गया वेस्ट हो गया बस ख़त्म हो गया फिर नया का इंतजाम कर रहे हैं। उसी को फिर से जो है ट्रीटमेंट करना चाहिए, फिर उसको रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए, ये वाली बात है। इसमें टेक्नोलॉजी सबमिशन भी चलाया जाएगा। जैसे आप लोगों ने यूपीएससी के मेंस के सिलेबस देखा होगा, उसमें टेक्नोलॉजी मिशंस की बात करी गई है जीएस पेपर 3 में। तो ये टेक्नोलॉजी सबमिशन फॉर वाटर भी इसमें चलाया जाएगा, जिसमें कि आपका फील्ड ऑफ वाटर से रिलेटेड सारी चीज़ें क्या कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं उसको देखा जाएगा। इसमें आईईसी कैंपेन भी होगा, यानी कि इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन कैंपेन भी होगा, जिससे लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि आप किस तरीके से जो है वाटर को जो है कंजर्व कर सकते हो मासेस के लिए। ठीक, मासेस को बताया जाएगा इसके बारे में। इस मिशन की यही फीचर्स यही है कि आपका कई बहुत ज़्यादा करोड़ रुपए इसमें डाला जा रहा है। और पानी जो है आपका अमृत मिशन जो चल रहा है उसको सपोर्ट मिलेगा वित्तीय तरीके से। और जो है पानी हर टैप में शहरी शहरी एरिया में भी मिलेगा। और ये इसमें प्रमोशन करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, और जिस जो मिलियन प्लस पॉपुलेशन वाली सिटीज़ हैं उनमें। ठीक, वो कि उनको जो है पीपीपी प्रोजेक्ट कम से कम मिनिमम 10% का तो मिलना ही चाहिए, जो मिलियन प्लस सिटीज़ हैं वहाँ पर। यूनियन टेरिटरीज में क्या है, देयर विल बी 100% फंडिंग होगी, और ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स जो है सेंट्रल फंडिंग वहाँ पे 90% होगी।
और आपका 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए 50%, और जिनकी आबादी 1 लाख से 10 लाख के बीच में है वहाँ पे 1/3 यानी कि 1/3 आपकी केंद्रीय वित्त पोषण होगा। इसके अलावा 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 25% आवंटित किया जाएगा सेंट्रल के द्वारा। ठीक। और ये मॉनिटर किया जाएगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड एक प्लेटफॉर्म होगा, वो मॉनिटर करेगा। मतलब यहाँ पे इंटरनेट मतलब आपका सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाएगा। ठीक। प्रोग्रेस आउटकम दो आउटपुट आउटकम दोनों बताएगा। आउटपुट मैंने आप लोग कल बताया था, आज के आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। ठीक। फंडिंग जो होगी गवर्नमेंट द्वारा करी जाएगी फॉर द प्रोजेक्ट विल 3 ट्रांचों में किया जाएगा, ये 3 किस्तों में 20-40-40 में किया जाएगा। इसमें तीसरी किस्त परिणाम प्राप्त करने के बाद आवंटित होगी। मतलब तीसरी जब ये फाइनल है 60% हो गई, और फिर उसके बाद फाइनली पूरा आपने जब प्रोजेक्ट कर लिया उसके बाद आपको मिलेगा पूरा पैसा 40%। ठीक। वहीं वित्त पोषण के दौरान विश्वसनीय अपवर्जन का उपयोग किया जाएगा। ठीक। ठीक है। तो ये हमारी पूरी न्यूज़ थी आपकी JJMU से। ठीक। अगला क्या है? अगला है एक जिला एक उत्पाद। ये देखिए पहले यूपी ने सबसे पहले चालू किया, अभी भी यूपी ही कर रहा है। अब लेकिन इसको जो है पूरे इंडिया लेवल पे लेके जा रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट से, जैसे अलीगढ़ है, अलीगढ़ में आप लोगों ने सुना होगा अलीगढ़ के ताले। ठीक। लॉक्स। तो अब ये डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को बढ़ावा दिया जाए कि ताले अच्छे अच्छे बनाओ। तो अलीगढ़ का 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 प्रोडक्ट क्या है इसका? ताले। ठीक। इसी तरीके से अगर आप लोग जो है अयोध्या को ले लो तो वहाँ पे क्या है आपका जैगरी मेकिंग यानी गुड़ की फैक्ट्री होती है। ठीक। तो अब जो है इसी तरीके से आपका जो है आपका यहाँ पे जो न्यूज़ है वो किससे रिलेटेड है? उत्तर प्रदेश में ही गवर्नमेंट ने एक इंट्रोड्यूस की सुनहरी कांड। ठीक। एक जिमी कंद जैसे होता है ना, वैसे सुनहरी कंड है। ये क्या है कि आपकी ऑरेंज फ्लेश्ड स्वीट पोटैटो है। ठीक है। ये ऑरेंज फ्लेश मीठे आलू हैं। और ये हॉट कुक्ड फूड स्कीम जो आंगनवाड़ी हमारी चलती है ना, मिड डे मील स्कीम होती है प्राइमरी स्कूल में, वहाँ पे इनको इंट्रोड्यूस करने की बात करी गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इसका सपोर्ट क्या है कि वहीं आपका जो हॉर्टिकल्चर आइटम्स को बढ़ाने के लिए 1 ODOP में, ठीक, हॉर्टिकल्चर आइटम्स भी बढ़ाया जाए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम में, और बेटर न्यूट्रिशन टू स्कूल चिल्ड्रन प्रोवाइड किया जाए। इससे संबंधित है ये वाला नया इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश का। ठीक। इसमें जो है 3 दिन के लिए जो है सुनहरी कंद महोत्सव का आयोजन किया गया गोरखपुर में। और वेजिटेबल जो है ये वाला विटामिन ए में बहुत ज़्यादा वो है। विटामिन ए से अच्छा बताइए क्या चीज़ें अच्छी होती हैं? फाइबर होता है, पोटेशियम, प्रोटीन, बीटा कैरोटीन और क्लोरोजेनिक एसिड, दो मतलब ये सब कुछ इस वाले में सुनहरी कंद में आपको मिलता है। इससे पहले देवरिया डिस्ट्रिक्ट जो था यूपी में ही है, ये यूपी बिहार बॉर्डर पे, वहाँ पे ऑल मतलब जो है इंट्रोड्यूस किया गया, मशरूम को इंट्रोड्यूस किया गया मिड डे मील स्कीम में, ताकि जो है माल नरिशमेंट जो है आपका कुपोषण ना हो पाए बच्चों में। तो मशरूम मशरूम खिलाया जा रहा है, क्या अच्छी बात है। बहुत बढ़िया काम चल रहा है। द स्टेट गवर्नमेंट वॉज प्लानिंग टू प्रमोट एटलीस्ट 1 प्रोड्यूस फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट अंडर द हॉर्टिकल्चर ODOP स्कीम। अब ये उत्तर प्रदेश में क्या है, जैसे अलीगढ़ में ताले की बात हो रही थी वो तो है ही है, अब यहाँ पे अलीगढ़ से जो है कोई हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्रूट फल या इस टाइप का कोई प्रोडक्ट भी हम इसको भी बढ़ावा देना चाहते हैं। सबसे पहले स्कीम जो है उत्तर प्रदेश में चालू करी गई है ODOP। और ODOP समझ लेते हैं क्या है? इंडिजीनियस, मतलब कि वहाँ के जो स्वदेशी उद्योग है उसको बढ़ावा देने की बात करी गई है। हैंडीक्राफ्ट से संबंधित, प्रोसेस फूड से संबंधित, गारमेंट्स, वही सारे सारे MSME। ठीक। और इसका जो है इनिशिएटिव विच इज सीन एज द ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड रियलाइजिंग द ट्रू पोटेंशियल ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। मतलब ये है कि पूरा बदल के रख देंगे, और मतलब जितना भी किसी डिस्ट्रिक्ट का जो ट्रू पोटेंशियल है वो पार के रहेगा। और गोल जो है पाने के लिए आत्मनिर्भर भारत भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। DGFT जो होता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने थ्रू DGFT इज एंगेजिंग विद द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू एजेंसी टू प्रमोट द इनिशिएटिव ऑफ ODOP। ठीक। मतलब जो वाणिज्य का डिपार्टमेंट है वो DGFT के थ्रू जो है आपका ODOP में ये को बढ़ाना चाहता है। ठीक। इसमें ये है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये मतलब हर डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे भारत का वो उसको जो है आपका निर्यात का हब यानी कि एक्सपोर्ट हब बनाना है। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट करो और फिर आपका डिस्ट्रिक्ट से एक्सपोर्ट करने का वो रखो। ठीक है। कैपेसिटी रखो, कैपेबिलिटी बनाओ।
ओडीओपी कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण के तहत 27 राज्यों में 103 जिलों से 106 उत्पादों की पहचान की जा चुकी है अभी तक। ठीक, तो इसी तरीके से हमारा जो है अगला टॉपिक खत्म होता है इंपॉर्टेंट ओडीओपी। और अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नियमों का क्रियान्वयन। अब देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 फरवरी 2021 को ऑर्डर दिया कि ट्राई को कि आप इंश्योर करिए कि कंप्लीट एंड स्ट्रिक्ट तरीके से, ठीक, पूरी और मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से आप इम्प्लीमेंट करिए जो रेगुलेशन है जो आपने 2018 में दिया था, ठीक, जिससे कि अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन आना बंद हो जाए। ठीक, पूर्ण और सख्त कार्यान्वयन की सुनिश्चित कराएं आप किसका में आप अवांछित वाणिज्यिक संचार यानी कि यूसीसी वाले जो हैं उन पे अंकुश लगाने की बात करें। सिंपल सी चीज़ है, कोई भी आपको फ़ोन करता है आपका मतलब, वैसे देखिए होता क्या है कि जब भी कोई मतलब मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है, अभी आजकल आजकल आपके पास आता होगा, भैया ये सर्विस करा लीजिए, वो सर्विस करा लीजिए, आपका जो है क्या ये नाम है क्या वो नाम है। तो आप एक चीज़ समझना, इनको आपका नंबर कहाँ मिल जाता है, ये सब फ्रॉड है। ठीक, इन फ्रॉड को जब भी ये फ्रॉड जब आपके मान लीजिए एयरटेल पे आए या फिर किसी वोडाफोन पे आए या किसी पे भी आए, तो इनको पहले वहाँ पर रजिस्टर कराना चाहिए और फिर एयरटेल जब रजिस्टर इनको कर लेता है अपने यहाँ, तभी ये फिर वर्क कर पाते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि इनको रजिस्टर ये लोग कर नहीं पा रहे हैं और एयरटेल या जो भी हैं मतलब बीएसएनएल ये सब इनको रोक भी नहीं पा रहे हैं। ठीक, जितने भी ये मोबाइल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो और वो उनको रोकना किसके, ये जो कम्युनिकेशन है अनसॉलिसिटेड कमर्शियल, जिसमें कहते हैं ना लोन ले लो, आपको लोन की ज़रूरत तो नहीं है, बीमा करा लो, ये सारी चीज़ें जो है इनको मतलब पहले आके जो है वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है, तब ये अपनी ये सब बातें कर पाते हैं। तो जब रजिस्टर भी नहीं कर रहे हैं और ये लगातार जो स्कैम भी फैला रहे हैं, फ्रॉड भी फैला रहे हैं, तो इसी को रोकने के लिए जो है आपका यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है ट्राई को कि आप ये मतलब इसको क्रियान्वयन करो, इस वाली अपनी आपकी जो पॉलिसी है, और इसके लिए जो है आप जितने भी एयरटेल वोडाफोन ये सब हैं इनको फिर से बोलो कि भैया अच्छे से किया जाए। ठीक, ये है पूरी कहानी यहाँ पर। यहाँ देखिए जो आपके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि बीएसएनएल, रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आदि को निर्देश दिए हैं कि भैया जो ये आपकी है इसका नाम समझना जरूरी है, टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंसेस रेगुलेशन 2018, जो ये आपने इशू करी थी, इसको आप कंप्लायंस करो, पालन करो कठोरता के साथ में, कठोर तरीके से मतलब सख्त तरीके से आपको करना है, मेन चीज़ है। ठीक, एक ये किसने मतलब इसकी अर्जी दी थी दिल्ली हाई कोर्ट में, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड करके जो कि पेटीएम को संचालन करती है, इसने याचिका दी थी कि कई सारे फ्रॉड घुस गए और हमारे हमारे मतलब पूरा जो है वो बंटाधार कर दिया है। आप देखो ना, पेटीएम अब लोग यूज़ ही नहीं करते, पेटीएम थ्रू फ्रॉड बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, पेटीएम का जो शेयर था पहले यूपीआई ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा था, इस समय सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया है, गूगल पे हो गया। ये लेटेस्ट डेटा मैं बता रहा हूँ आपको, गूगल पे हो गया, फिर फ़ोन पे हो गया है, और फिर उसके बाद कहीं जाके फिर ये पेटीएम के बाद में नंबर आता है। ठीक, आपका जो है पहले बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने कहा कि मिलियंस ऑफ जो है कस्टमर्स को उन्होंने फ्रॉड हो गया, इनके साथ में फिशिंग कर दी लोगों ने, और ये मोबाइल नेटवर्क है ये रोक नहीं पा रहे हैं इनको, तो मतलब ये नहीं रोक पा रहे, लेकिन आपके यहाँ से कैसे हो जा रहा है, और इसकी वजह से फाइनेंशियल रेपुटेशनल लॉस हो गया इनको। ठीक, ये वाली जो पॉलिसी है आपकी दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियमन, ठीक है, विनियमन जो है आपकी, ये इसमें ये बताया गया है कि स्पैम कॉल और ये मैसेजेस जो होते हैं इनको हमें रोकना है। इसमें यही है कि कंपनीज के साथ हम रजिस्टर करते हैं तुमसे कमर्शियल मैसेज और कॉल करने के लिए, अगर इससे क्या होता है, रेगुलेटर जो है उसको रेगुलेट करने में आसानी होती है फ्रॉड कंपनीज को। और एडॉप्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, इसका दूसरा नाम क्या है, एडॉप्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, हो सकता है ब्लॉकचेन की जगह ये वर्डिंग यूज़ कर ले। तो इसका यूज़ करते हुए रेगटेक जो एक नया लाया गया जिसमें कि ये इनोवेशन करा गया रेगुलेटरी कंप्लायंस को बढ़ाने के लिए, रेगटेक नाम है। ठीक है, रेगुलेशन टेक्नोलॉजी आप समझ सकते हो, उसका शॉर्ट फॉर्म है ये। और इसमें कंप्लायंस बढ़ाया जाएगा सैंडबॉक्स के जरिए टेक्नोलॉजी सोल्यूशन से। ठीक है, सैंडबॉक्स ज़्यादा इसमें बिल्कुल ये समझ लीजिए बस सिंपल सा कि जो है प्रौद्योगिकी का यूज़ करते हुए ये वाली जो चीज़ें हैं इनको रोक लगाई जाएगी, अच्छे से अच्छा कंप्लायंस कराया जाएगा। इसमें कंट्रोल और न्यू ऑप्शंस रहेंगे फॉर ऑल एंटिटीज़ टू परफॉर्म देयर फंक्शन एंड टू कैरी ऑन देयर बिजनेस एफिशिएंटली। आपका को रेगुलेशन जो है वेयर टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर एक्सेस प्रोवाइडर
एस्टेब्लिश एंड अरेंज द फ्रेमवर्क विच इज़ लीगली बैक्ड बाय द रेगुलेशन। ये सारी चीज़ें होंगी। आपका टेक्नोलॉजी का बड़ा रोज़ मतलब अब देखो टेक्नोलॉजी जो है आपका उसी ने सब लोग को फ़ोन और सब तक पहुंचा भी दिया है। अब टेक्नोलॉजी जो है प्रॉब्लम भी बन रही है अब, लेकिन सोल्यूशन भी टेक्नोलॉजी से ही है। तो टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते हैं, टेक्नोलॉजी से आपको जो है अपने अनुकूल उसको बनाना पड़ेगा। ठीक। अगली जो न्यूज़ है वो ये है कि कर्नाटका के मांड्या जिले में लिथियम के निक्षेप यानी डिपॉजिट मिल गए हैं। बहुत ज़्यादा जो रही है आप लोगों ने मोबाइल वोबाइल जो भी आप लोग यूज़ करते हो उसमें ज़्यादातर कौन सी लिथियम आयन बैटरी ही होती है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये आपका जो है आपका थर्मो न्यूक्लियर जो बॉम्ब होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू बनाया जाता है, समझना मेरी बात। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब कि दो जो है मिलते हैं आपस में, तो जो है आपका जो आपका एटॉमिक पावर रिलीज होती है, तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है। वो वाली चीज़ जो है लिथियम आयन इसमें यूज़ किया जा सकता है। इसीलिए जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है इंडिया में, वो इसको रेगुलेट करता है लिथियम रिसोर्सेस को। समझ में आएगी बात। ये वाली चीज़ है, ये मेन चीज़ मैं थी यहाँ पे, मैंने आपको बता दी। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जब कुछ हमने प्रारंभिक सर्वे किए हैं और उसमें पाया है कि लिमिटेड सब सरफेस ऑफ एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन रिसर्च, ये जो एक डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है, उसने कहा है कि लिथियम के जो है रिसोर्सेज हमें मिले हैं करीबन 1600 टन। ठीक। और इन द पैगमाटाइट्स ऑफ मल्लागला अल्लापट्टना एरिया मांड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। ठीक, ये पूरी कहानी है। लिथियम जो है काफ़ी नरम रजत जैसा सफ़ेद क्षारीय यानी अल्कली मेटल होता है। इसमें जो है स्टैंडर्ड कंडीशन में ये लाइटेस्ट मेटल है और लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट है। ठीक, जैसे कि सारे क्षारीय मेटल होते हैं, लिथियम भी एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ज्वलनशील है और स्टोर किया जाता है किसी मिनरल ऑयल में। इट नेवर अकर्स फ्रीली इन नेचर। ठीक, अकेला नहीं पाया जाएगा, किसी न किसी के साथ में एक कंपाउंड बनाता है, उसमें पाया जाता है एज पैगमेटाइटिक मिनरल्स विच वर वंस द सोर्स ऑफ लिथियम। ठीक है, यूजेस क्या है लिथियम के, कई सारे। इट्स यूज इन सिरेमिक्स, ग्लास, टेलीकॉम और एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज में। बैटरी का तो है ही है सबसे ज़्यादा इसमें यूज। देखिए लिथियम आयन बैटरीज, लुब्रिकेटिंग ग्रीस। ठीक, ग्रीस वीज बनाने के लिए भी, हाई एनर्जी एडिटिव टू रॉकेट प्रोपेलेंट्स में यूज़ होता है, ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर्स फॉर मोबाइल फ़ोन में यूज़ होता है, कन्वर्टर टू ट्रीटियम में यूज़ होता है। ठीक है, जो कि एक रॉ मटेरियल है थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन फ्यूज़न के लिए। मैं अलग अलग से यूज़ क्यों बता रहा हूँ, कभी कभी जो है आपसे एग्ज़ाम में क्या पूछ सकता है यूपीएससी एंड ऑल, कि बताइए इसके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। चार आपको बता देंगे, पूछेंगे इनमें से एक कौन सा नहीं है। ठीक है, या फिर पूछ लेंगे बताइए कौन कौन से हैं। तो इसलिए यूजेस, एप्लीकेशन, ये सब आपको याद होना जरूरी है। एज ए सिविल सर्वेंट आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है उसका एप्लीकेशन कहाँ पे कैसे होता है, बस ये जानना जरूरी है, ताकि आप रिसोर्सेज का भली भांति ऑप्टिमम यूज़ कर सकें। लिथियम थर्मो न्यूक्लियर जो एप्लीकेशन है मेक्स लिथियम एज प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस। ठीक है, थर्मो न्यूक्लियर में काम आ रहा है ना इसका, और इसकी वजह से क्या है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंतर्गत इसको परमिट किया जाता है, और कि यही परमिट करता है कि किस तरीके से एक्सप्लोरेशन करना है, एक्सप्लोर करना है, ढूंढना है कि लिथियम विथियम कहाँ पर है। ठीक, जियोलॉजिकल डोमेन से। एटॉमिक एनर्जी अधिनियम जो है आपका, एटॉमिक ऊर्जा अधिनियम 1962, ये 15 सितंबर को लागू हुआ। ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से विकास और नियंत्रण किया जाता है यूज़ का एटॉमिक एनर्जी का फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब लोगों के कल्याण के लिए यूज़ करो, लोगों के जो है मतलब डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं। एंड अदर पीसफुल पर्पसेस। न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट जो इंडिया में है वो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंतर्गत ही जो है इनका संरक्षण होता है। और सेक्शन 3 जो है आपका अमेंडेड एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, ये एम्पावर करता है, सशक्त बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो प्रोड्यूस कर सके, डेवलप कर सके, यूज़ कर सके, डिस्पोज कर सके एटॉमिक एनर्जी को खुद से और थ्रू एनी अथॉरिटी और कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, और ए गवर्नमेंट कंपनी कैरी आउट रिसर्च इन एनी रिलेटेड मैटर्स। ठीक, मतलब यही सेक्शन 3 बता रहा है कि खुद गवर्नमेंट या तो ये न्यूक्लियर एनर्जी एटॉमिक एनर्जी को यूज़ करे, या फिर खुद के द्वारा कोई बनाई गई
पब्लिक कॉरपोरेशन निगम या जो भी है वो उसको यूज़ कर सकता है। ठीक। और सुख और शांति के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं करते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBCs, अदर बैकवर्ड क्लासेस का सब कैटेगराइजेशन की मांग हुई है। और जो आपका सेंसस है 2021 का, अभी जहाँ तक अभी हम लोगों ने पढ़ा था कल परसों में कि 2022 में इसको अब आएगी इसका डेटा, इस सेंसस का। इसमें ये कहा जा रहा है कि क्योंकि OBC में क्या हुआ, करीबन 2600 हैं, लेकिन जो मतलब OBC बनाया गया था कि भैया जॉब्स में, एजुकेशन में आरक्षण दिया जाए, जो ये लोग पीछे रह गए हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। तो हो क्या रहा है कि OBC इन 2600 में से बहुत ही कम ही जो OBC की कास्ट हैं या लोग हैं, जो क्लासेस हैं, वो वर्ग ही पूरा फायदा उठा रहा है। 37%, तो अगर इसमें से पूरा देखा जाए 37% मतलब लोगों को, OBC के वर्ग के लोगों को तो आज तक कोई भी जॉब और एजुकेशन का आरक्षण का लाभ ही नहीं मिला है। समझ रहे हो आप, मतलब 0%। और ये देखा गया है कि बहुत ही कम वाले जो हैं 10-20% के पास जो है वो 95 अभी इसका रियल फैक्ट बता दूंगा नीचे, वो 95% तो जो है यही कुछ ही जो वर्ग हैं वहीं सब पूरा माल घसीट रहे हैं उसमें, मतलब उन्हीं सब कुछ जो है सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो ये वाली बात है। अब इसलिए क्या ये कहा जा रहा है कि सब कैटेगराइजेशन करनी है हमें OBC की, ताकि सबको जो है समान तरीके से लाभ मिले। और जो है ऐसा नहीं होना कि यहीं सिर्फ जो है ये पोर्शन ही OBC का जो है पूरे में से जो है इसको ही सारा लाभ मिला जा रहा है, बाकी सबको समान तरीके से मिला जाए, ये चीज़ यहाँ पे है, इसीलिए बात हो रही है। अब देखिए 21 जनवरी को सेंटर ने ये टेन्योर बढ़ा दिया है। जी रोहिणी एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक, कमीशन बनाई गई थी कि किस तरीके से सब कैटेगराइजेशन यानी कि उपवर्गीकरण जो है OBC का करना चाहिए क्लासेस का। ठीक। और ये चीफ जस्टिस थे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के। अब इनको अपनी रिपोर्ट देनी है, कई बार एक्सटेंशन इनको मिल चुका है, फिर से अब एक्सटेंशन मिल गया है जुलाई 31 तक, ठीक, 2021 तक। अब देखो यहाँ पे क्या है कि OBC के पास 27% का रिजर्वेशन तो है जॉब एजुकेशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखा जाए कि 2600 में से जो क्लासेस दी गई हैं सेंट्रल लिस्ट में OBC के अंतर्गत, उनमें से जो है सबको नहीं मिल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है आपका 27% रिजर्वेशन का। कुछ ही लोग हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ ही लोग को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आरक्षण का वो आ रहा है, फ़ायदा मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा है। रोहिणी आयोग क्या है कि ये सिचुएशन को इनको एग्जामिन करना है किस तरीके से जो चल रहा है। और इसका गठन 2 अक्टूबर 2017 को किया गया था कि मतलब उप वर्गीकरण कैसे किया जाए, कब किया जाए, किस तरीके से किया जाए। ठीक। और इसको अभी जो है इट वाज गिवन 12 वीक्स टू सबमिट, उस समय तो इनको कहा गया था कि 12 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट दे देना। अब इनको कई बार एक्सटेंशन दिया जा चुका है। और इसमें जो और जो मेंबर हैं वो कौन कौन है, जर्नलिस्ट जितेंद्र बजाज जी हैं जो कि सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज़ के डायरेक्टर हैं। और इससे पहले जो है कमीशन ने जो है आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया है। ठीक, 338B है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कंफर्म करके आप लोग बताइए। और इसका जो है NCBC जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है आपका, 102 है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए कमीशन फॉर टर्म्स एंड रेफरेंस जो है इनको जी रोहिणी जी को क्या दिया गया था कि ये आपको ये चेक करना है कि भैया जो बेनिफिट है रिजर्वेशन का वो सभी जो OBC के अंतर्गत सभी लोग को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, तो कैसे, अगर नहीं पहुंचा तो कैसे पहुंचाया जाए। ठीक, क्या पैरामीटर होने चाहिए, क्या क्राइटेरिया, क्या नाम, क्या दृष्टिकोण, क्या मानदंड, क्या नियम, क्या मापदंड, ये सारे होने चाहिए। ठीक, आपको जो एक्सरसाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है रेस्पेक्टिव कास्ट, कम्युनिटी, सब कास्ट, सिनोनिम आपका लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट के अंतर्गत, और उनको फिर सब कैटेगराइज करो। और फिर जो है आप जो लोग को नहीं मिल रहा है उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इसका पहुंचाया जाए अब आगे से। ठीक। और कोई रेपिटेशन हो रहा है, एक ही लोग को बार बार मिला जा रहा है, कोई इनकन्सिस्टेंसी, एरर है, इन सबको दूर करने की बात है। चैलेंज क्या है आपके कमीशन के सामने कि ये एब्सेंस ऑफ डेटा ही नहीं इनके पास फॉर द पॉपुलेशन ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़ टू कंपेयर विद देयर रिप्रेजेंटेशन जॉब्स। अब डेटा ही नहीं है कि भैया मान लीजिए ABCD हैं, ठीक, तो इनके पास B और C और D का पॉपुलेशन कहाँ पर है, कितनी है। ठीक, तो उनका डेटा ही नहीं होगा तो आप कैसे लगा पाओगे कि कितनों को जॉब मिली या फिर एजुकेशन में आरक्षण मिला। ठीक, ये चीज़ है।
और इसके साथ ही साथ जो है 31/2018 में जो उस समय के गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह ने वो ये अनाउंस भी किया था कि संसद 2021 में डेटा हम ओबीसी का भी कलेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ भी चीज़ हो, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे ओबीसी का जो एक डेटा वेटा निकालने का क्या है, वो है इलेक्शन में वोट बैंक की पॉलिटिक्स। ठीक, साफ सीधी बात यही है। हालांकि आगे उसको कुछ भी बोल सकते हैं कि ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा है, लेकिन मेन चीज़ है यही। अब इसमें देखिए क्या है कि क्योंकि अब ओबीसी में भी काफ़ी लोगों का ये था, अब एससी एसटी में भी ये हो रहा है कि लोगों को अंदर नाराजगी है कि जो आरक्षण मिला भी जिसको मिल गया, अब उसी के जो है जनरेशन पा रही है आरक्षण का बेनिफिट। इसमें क्या होना चाहिए कि कुछ एक एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी होना चाहिए, जिसको एक बार मिल जाए उसको दोबारा ना मिले, या फिर जिनको मिल रहा है तो सभी में से जो है मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10% ही जो है पूरे मजे ले रहा है, बाकी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो वो भी ख़त्म होना चाहिए। बाकी लोग परेशान हैं, नाराज़ हैं। अब देखो, अब ये तो है ही है कि 2600 है, 2600 में अगर मतलब 10% लोगों को मिल रहा है, बाकियों को नहीं मिल रहा है, तो ये अगर नाराज़ हो रहे हैं तो ये जो गवर्नमेंट है उसको वोट भी तो नहीं देगी ना, ये चीज़ है। ये भी एक बात है। चाहे जो भी है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली फ़ायदा होना चाहिए। सारी जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन हैं उनको जो है मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तो चाहिए ही चाहिए। ठीक, फाइंडिंग है ये 2018 में कि 1.3 लाख सेंट्रल जॉब्स हैं ओबीसी कोटा के अंतर्गत फॉर ओवर द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स में ये दिया गया है। कमीशन द्वारा ये बताया गया है 97% जो सारी जॉब है वो जस्ट 25% जो सब कास्ट हैं ओबीसी के अंतर वही लोग इसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। आपका करीबन 25% जो जॉब्स हैं वो सिर्फ 10 ओबीसी कमेटी फ़ायदा उठा रही हैं। 983 ओबीसी कास्ट यानी 37% ऐसा है जिनको आज तक कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है आरक्षण का, चाहे जॉब में चाहे एजुकेशन में। और एनसीबीसी का डेटा जो है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का जो रिपोर्ट आई थी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में, उसमें उन्होंने ये जुलाई 24 2020 को उन्होंने बताया है कि 16.51% जो है ग्रुप ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में है, और 13.38 जो है बी में, 21.25 जो है ग्रुप सी में सफाई कर्मचारी और हर को हटाकर, और 17.72% ग्रुप सी में जो है इनका रिप्रेजेंटेशन है आपका ओबीसी वालों का। ठीक, तो इसी तरीके से आज के फिर हम आ गए हैं अगले अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, अपने इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द डे करंट अफेयर पे कि कौन बनेगा आईएएस पीसीएस से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे कृतज्ञ कृतज्ञ से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए, आप लोग को ट्रू बताना है। ठीक, इट इज़ अ नेशनल लेवल हैकाथॉन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय इसरो। क्या स्टेटमेंट सही है? इसका एम यह है कि किस तरीके से नवाचार को बढ़ावा देना है एग्रीकल्चर, कृषि और एलाइड क्षेत्रों में। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट सही है कि गलत है? इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद फैकल्टीज इनोवेशन शोकेसिंग देयर इनोवेटिव अप्रोचेस टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड। तो ये चीज़ें या कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अपने नवीन दृष्टिकोणों और प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन के लिए संकायों, नवप्रवर्तनकर्ताओं तथा छात्रों के लिए एक अवसर भी प्रदान करता है। तो आप लोग ये बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि ये इसरो थोड़ी ना कर रहा है कृतज्ञ, ये आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कर रहा है, आईसीएआर कर रहा है, अंडर द नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट नाहेप के अंतर्गत। कृतज्ञ का देखो फुल फॉर्म अगर आपको समझ में आएगा तो हमेशा याद रहेगा। क्री मतलब कृषि, ता मतलब तकनीक यानी टेक्नोलॉजी, और ज्ञा मतलब ज्ञान। तो कृषि का टेक्निकल नॉलेज, ये वाली बात है। और ये एक्सटेंशन जो है ये किसने जो है चालू किया था? यूनियन मिनिस्टर जो एग्रीकल्चर के हैं उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है लोकसभा को अबाउट द एग्री इंडिया हैकाथॉन के रिलेटेड। ठीक, हैकाथॉन तो है ये, लेकिन जो है आईसीआर कर रहा है नाहेप के अंतर्गत। अच्छा, ओरोबेकी से संबंधित जो है आपको सत्य कथन ढूंढने हैं। ये एक तरीके का पैरासाइटिक वीड है। ठीक, एक परिजीवी खरपतवार है, और यह पैदावार में 50% तक के नुकसान का कारण बनती है। ठीक, सरसों के पौधे में छुपी हुई है। तो क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है, आप लोगों को ये बताना है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रूम रेप्स। ठीक, ब्रूम रेप्स भी कहा जाता है। ये एक एग्रेसिव रूट पैरासाइटिक वीड है, मतलब कि जो है जड़ों में हो जाता है, और परिजीवी है ये, मतलब जिसके साथ रहता है, जिस पर निर्भर रहता है, उसी का खून चूसता रहता है। ठीक, विच अटैक्स स्ट्रेटजिक फूड क्रॉप सच एज लेग्यूम यानी कि दलहन वाली,
और आपकी वेजिटेबल, और ये लाइवलीहुड ऑफ मैनी, मतलब कई सारी नेशंस के जो आजीविका है उसको मतलब खतरे में डालती है। दिए देयर आर नो एब्सोल्यूट कंट्रोल मेजर्स डेवलप्ड फॉर इट। तो ये क्या स्टेटमेंट, तीनों सही हैं कि एक सही है कि दो सही है कि क्या सही है, ये निकालना आपको चाहिए। अगर मान लीजिए आप लोग को ये पता चल गया कि कोई एक स्टेटमेंट गलत है, तो आप ये देखा करो फिर उठा के कि ये वाला स्टेटमेंट कौन कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो वो गलत होंगे। फिर दो बचें, और अगर दो बच रहे हैं तो आप लोग को वाले क्वेश्चन करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए चार कंडीशन बनती हैं। एक तो ये पहली कंडीशन है कि आपको बिल्कुल कंफर्म आता है, ठीक, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत उसको मार्क कर दीजिए। दूसरा ये होता है कि आपको आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, दो ऑप्शन में से कोई आंसर है, इस वाले क्वेश्चन को भी जरूर आपको करना है। तीसरा आपका ये होता है कि आपने सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया और तीन में से आपको ढूंढना है, इसको थर्ड रीडिंग में आपको करना होता है। फोर्थ वाले जब ये कर लो, फोर्थ वाला कौन सा ऑप्शन होता है कि आपने उसके बारे में कुछ सुना ही नहीं है, इसको सबसे आखिरी में, अगर आपको ये तीनों रीडिंग आपकी हो गई एग्जाम में पेपर की, और उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपके क्वेश्चन कम है, तो आप लोग जो है इनको अटेम्प्ट कर सकते हो, गैस लगा सकते हो। अदरवाइज कंफर्म वाले और ये दो वाले करने के बाद अगर आपके 75 से 85% तक क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा करने की कोशिश मत करिएगा, निगेटिव मार्किंग की वजह से आप बाहर हो सकते हैं। ठीक, ये वर्कशॉप अभी यहाँ पे कराई गई आपकी टेक्नो मैनेजमेंट ऑप्शन टू कंट्रोल ओरियो बैंक, ये मस्टर्ड यानी कि सरसों में जो है पाई जाती है। और ये किसने कौन से इंस्टीट्यूट ने कराई थी, IPFT गुड़गांव ने, और ICAR डायरेक्टरेट जो है रेप सीड मस्टर्ड रिसर्च, इन्होंने भरतपुर विलेज गुर्दा नंदी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे ही कराया गया था। सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही थे। तो इस तरीके से आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है किस तरीके से जो पढ़ाया जा रहा है, एक एक चीज़ आपकी कवर कराई जा रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ पर्सनल गाइडेंस अगर चाहते हैं, तो आप लोग UPSC और EPFO के जो नए पेड ग्रुप चालू हुए हैं उसमें आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड हियर ओनली। ठीक है, इस वाले टेलीग्राम में ही आप लोग कॉल कर सकते हैं 8564880530 और 9696060809 पर। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।